जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के आर्ट्स का 20 दिन का एक टारगेट बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें लगभग एक ही वीडियो में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवाल कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आपको ऊपर में टाइमिंग के साथ दिख रहा होगा। आप एक ही वीडियो में सारे चारों टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आप वीडियोस को थोड़ा आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस पहले सवाल का देखिए, कहा गया है कि आपसे कि इतिहास का जो पिता है वो किसे माना जाता है। ऑप्शन है आपके पास अरस्तु है, हेरोडोटस है, हिकेट्स और कॉपरनिक्स। सही जवाब हो जाएगा इसका हेरोडोट्स। ठीक है, इतिहास का जो पिता होता है वो किसको माना जाता है? हेरोडोट्स को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है। बहुत ही अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में भी आ चुका है ये। तो ये जो है मेसोपोटामिया जिन दो नदियों के बीच में स्थित है वो है आपका दजला और फरात। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। सही जवाब हो जाएगा 570 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे कि सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में विभक्त था। सामंतवाद में जो समाज था वो 3 वर्गों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया। तो ये बनाया था कॉन्स्टेंटाइन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी है। तो इसकी जो प्रथम ज्ञात लिपि है वो है आपका किलाक्षर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इसको कहा जाता था मेनर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका मक्का में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ये जो है आपका सिलेबस में नहीं है। तो देखिए, मैंने देखा है बहुत सारा सवाल जो सिलेबस में, जो चैप्टर सिलेबस में नहीं है उससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है एक दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना हिस्ट्री के, तो उसके लिए आप टेंशन ना लो। ठीक है, उरनगर कहाँ था। ऑप्शंस आपके पास है कि उरनगर कहाँ था। तो दक्षिण मेसोपोटामिया में था। कहाँ में था? दक्षिण मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका यूनानी भाषा से हुई थी। याद रखना है आप सभी को। पहला खलीफा कौन था? ठीक है, जो पहला था वो पहला खलीफा कौन था? ऑप्शन है अबू बकर। ठीक है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज में जो पादरी लोग हुआ करते थे वो किस वर्ग में आते थे? तो प्रथम वर्ग में आते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है। अब ये जो रेनेसा शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये किसको दिया जाता है? अब्राहम डर्बी को। किसको दिया जाता है? अब्राहम डर्बी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया। तो 1453 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने किया था। तो डॉक्टर सन यात सेन ने चीन में गणतंत्र की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में कि भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए नन। क्या कहा जाता था? नन कहा जाता था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कॉपरनिक्स ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम्फोरा क्या है। तो ये एक तरह का मटका था। एम्फोरा क्या था? एक तरह का मटका था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है। तो ये जो है प्रमुख रचना जो है ये है लियोनार्डो दा विंची की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो अभी हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, अब चलते हैं ज्योग्राफी की। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? यानी कि कौन ऐसा विद्वान था जिसने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया है कि पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है? तो ये जो है लगभग 71% भाग जो है सागर से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो भारत का जो है कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा वलित पर्वत श्रृंखला है? तो कौन सा पर्वत जो है भारत में युवा वलित पर्वत श्रृंखला है? तो वो हो जाएगा आपका हिमालय। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगा आपका गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह स्थित है वो है अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो कौन सी नदी अमरकंटक से निकलेगी? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मृदा का सर्वाधिक और व्यापक सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा होगा? तो वो हो जाएगा आपका चीन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो हो जाएगा आपका भूप्रपट्टी, है ना, भूप्रपट्टी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारतीय मरुस्थल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भारतीय मरुस्थल को जो जाना जाता है थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हो गया था? तो पृथ्वी पर जो जीवन आरंभ हुआ 3.8 बिलियन वर्ष पहले आरंभ हो गया था। अगले सवाल पे आते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? यानी कि कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था? तो ज्वारीय परिकल्पना को प्रस्तुत किया था जेम्स और जेफरीज ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो हो जाएगा आपका चंद्रमा। भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है? परिमाप नहीं, परिमाण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बतानी है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका सेस्मोग्राफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे कि पृथ्वी की आंतरिक परत यानी कि क्रोट का निर्माण हुआ है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर हुआ है? तो निकेल लोहा के मिश्रण से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? तो इसने प्रस्तुत किया था 1912 में। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि विशाल सागरीय भाग को वैगनर द्वारा क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया था आपका पैंथालाशा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला सवाल देखिए है यहाँ पे कि विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन है? तो विश्व का जो सबसे पुराना संविधान है वो है अमेरिका का संविधान। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। और दूसरे सवाल पे आते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना पर आधारित है? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ कौन सी योजना पर आधारित है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होती है? तो ये जो निहित होती है ये जनता में निहित होती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है? तो ये बात किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया है कि भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है? तो यह है एक तरह का कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो काम का अधिकार है उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो थॉमस हेयर ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे कि भारत में चुनाव आयोग का सरोकार किस चुनाव से नहीं है? तो किससे नहीं है भाई? तो नगर पालिका व ग्राम पंचायत से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे कि संविधान में किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस में किया गया है आपको बतानी है। आपके पास ऑप्शंस देखिए, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 360 है, अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 380 है। सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी वो बनी थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है? तो किसको कहा गया भाई? तो ये कहा गया था प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की जो संयुक्त बैठक होगी उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 4। धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये जो शक्ति है ये लोकसभा स्पीकर को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो कितनी हो सकती है? तो ये जो अधिकतम संख्या होगी वो हो सकती है आपका 238। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कानून के शासन का विचार किसने दिया था? तो कानून के जो शासन थे उसके जो विचार दिए थे वो किसने दिया था? वो दिया था आपका A.V. डाइसी ने। क्वेश्चन नंबर 17 है। इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में जो उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो कितनी है? 21 है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत में संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? तो ये जो अवशिष्ट शक्ति है वो हो जाएगा आपका सांसद के पास हो जाएगा। ठीक है। और सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य में जो चुनाव आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करेगा? आइए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा वो करेगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्रियों का क्या तात्पर्य है? तो जीवन के आम कारोबार से जो अर्थशास्त्रियों का तात्पर्य है वो है मनुष्य का आर्थिक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको गुणात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे? तो ये जो होगा बुद्धि के द्वारा। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्रायः कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसके अध्ययन को प्रायः 2 भागों में बांटते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे कि आंकड़ों का संग्रह क्यों किया जाता है? तो आंकड़ों का जो संग्रह है वो किया जाता है आपका समस्या से स्पष्ट और ठोस समाधान के लिए, साक्ष्य दर्शन के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा गया कि आंकड़ों का संग्रह निम्न विधियों में से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना रहती है? तो कौन सी विधि में भाई? तो ये रहता है आपका व्यक्तिगत विधि में। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट आते हैं कि प्रतिचयन त्रुटि को कैसे दूर किया जा सकता है? अब प्रतिचयन त्रुटि जो है उसको दूर कैसे करेंगे हम लोग? तो प्रतिदर्श के आकार को बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कि आंकड़ों के गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो आंकड़ों के गुणात्मक वर्गीकरण का जो आधार होता है वो होता है आपका विशेष गुण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा गया कि अपरिष्कृत आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथनों का चयन आपको करना है। राइट आंसर हो जाएगा अपरिष्कृत आंकड़े अव्यवस्थित है ना होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से संतत घर का एक उदाहरण कौन सा है? तो संतत घर का एक उदाहरण आपको बतानी है। तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चरम मूल्यों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक
प्रभावित होता है, तो कौन सा औसत जो है वो सर्वाधिक प्रभावित होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समांतर माध्य। दंड आरेख जो होता है वो क्या होता है आपको बतानी है। दंड आरेख जो होगा एक विमीय आरेख होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से किस आरेख को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन से आरेख को जानते हैं, तो जानते हैं हम लोग तोरण को, ठीक है। आंकड़ा जो है यहाँ पे 40 है, 50 है, 55, 78 तथा 58 का समांतर माध्य आपको निकालनी है, तो इसका हो जाएगा आपका 56.2 माध्य निकालना है सबको जोड़ करके, और जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड मारिएगा, आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस सूत्र से प्रमाप विचलन की गणना होती है, तो यहाँ पे जो सूत्र हम लोग अप्लाई करते हैं वो ये वाला सूत्र, ऑप्शन नंबर ए अप्लाई होगा, ठीक है। परिक्षेपण की निम्नलिखित मापों में से कौन सा माप सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है, सही जवाब हो जाएगा प्रमाप विचलन। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक +1 है तो दो चरों के बीच कैसा संबंध है आपको बतानी है, तो इनके बीच में जो संबंध होगा वो हो जाएगा आपका पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे कि कद यानी फुट में तथा वजन किलोग्राम में बीच संबंध गुणांक की इकाई क्या होगी, तो सहसंबंध गुणांक की इकाई नहीं होती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे कि निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापेगा या मापता है, सही जवाब हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग लेस्पियर के कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा आधार व्यक्ति की मात्रा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है आपके मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी भारित सूचकांक, क्या कहा जाता है, भारित सूचकांक, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। यदि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।